हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदाकिनी एजुकेशन पे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में बात की थी। हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में, जिसमें हमने कुछ स्थल देखे थे अल्मोड़ा जनपद के। अल्मोड़ा जनपद में हमने लाखो उड्यार, फड़का नौली, पेटसाल, फलसीमा, द्वैथाप और कसार देवी आदि प्रागैतिहासिक स्थल देखे थे। इसके अलावा आज हम बात करते हैं चमोली जनपद के प्रागैतिहासिक स्थल। हमने कल बात की थी अल्मोड़ा जनपद के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में, और अब हम बात करने जा रहे हैं चमोली जनपद के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है गोरखिया उद्यान। गोरखिया उद्यान या फिर गोरखिया गुफा। जैसे कि हमने कल बात की थी, उत्तराखंड में उड्यार को क्या कहा जाता है? गुफा को उड्यार कहा जाता है। तो वैसे ही जैसे हमने कल बात की थी लाखो उड्यार के बारे में या लाखो गुफा के बारे में, तो वैसे ही हम आज देखने जा रहे हैं गोरखिया उड्यार के बारे में। जो गोरखिया उड्यार है या गोरखिया गुफा है, यह कहाँ स्थित है आपकी? यह है आपका चमोली जनपद में। और इसकी जो खोज है, इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है राकेश भट्ट को। जो गोरखिया उद्यान है, इसकी खोज करने का या फिर इसको सार्वजनिक करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है राकेश भट्ट जी को। और अगर आपसे इसकी स्थिति पूछी जाए, ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका चमोली जनपद के डुंगरी गांव में। चमोली जनपद के डुंगरी गांव में आपका क्या है? गोरखिया उद्यान या फिर गोरखिया गुफा अवस्थित है। इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोरखिया उद्यान किस नदी के इस तट पे अवस्थित है, तो ये है आपकी अलकनंदा के तट पर। ये हुई गोरखिया उद्यान के बारे में कुछ बातें। ये कहाँ स्थित है? आपकी चमोली जनपद में। अगर चमोली जनपद में पूछा जाए स्पेसिफिक स्थल कौन सा है, तो वह है आपका डुंगरी गांव। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस नदी के तट पे स्थित है, तो ये है आपका अलकनंदा नदी के तट पे। जैसे हमने कल लाखो उड्यार के बारे में बात की थी, वो कहाँ अवस्थित था आपका? अल्मोड़ा में। इसके साथ ही अगर उसकी स्पेसिफिक हमने बात की थी, बाड़े छीना के पास दलबेंट पर अवस्थित था। इसके अलावा हमने उसके बारे में बात की थी कि जो लाखो उड्यार है, ये आपका सुयाल नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये 2-3 स्थल हैं जिसमें हमें नदियों का नाम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पूछा गया है पहले एग्जाम में। तो इसलिए हमने वो 2-3 स्थलों के जो है नदियों का या फिर किस नदी के तट पे अवस्थित है, इसके बारे में याद कर लेना है। जिसमें लाखो उड्यार पहला नंबर पे है। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे हो गया गोरखिया उड्यार या गोरखिया गुफा। जो गोरखिया उड्यार है, इसमें मानव, भेड़, बारहसिंघा आदि के क्या है आपको चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल संख्या आपको 41 बताई गई है। जो गोरखिया उद्यान है, यहाँ पे मानव, भेड़, बारहसिंघा आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल संख्या 41 बताई गई है। यानी जो गोरखिया उद्यान है, यहाँ पे 41 चित्र मिले हैं हमें। और इन 41 जो पेंटिंग मिली है हमें, यहाँ पे जो चित्र मिले हैं, इनमें से एक चीज स्पेसिफिक ये है कि इन 41 में से 8 चित्र जो हैं, ये जो 8 चित्र हैं, ये क्या है? मानव के हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है गोरखिया उद्यान में कितने मानवों के चित्र प्राप्त हुए, तो वहां पे हमारा आंसर 41 ना होके 8 हो
जाएगा। यानी यहाँ पे जो टोटल चित्र मिले हैं ये 41 मिले हैं। इन 41 चित्रों में से क्या है, 8 चित्र आपके मानवों के हैं, बाकी क्या है पशुओं के चित्र है। दूसरी, इस जो गुफा है इसकी एक स्पेसिफिक ये है, यहाँ पे जो मनुष्य है, यहाँ पे मानव को त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे जो हमें 8 मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये कैसे मानव बने हुए थे आपके, इस टाइप के, ये इस टाइप का मानव बना हुआ था। यानी यहाँ की जो स्पेसिफिक है, इन चित्रों की जो स्पेसिफिक है, क्यों ये अन्य चित्रों से भिन्न है, ये क्या था, यहाँ पे जो चित्र है ये मानव को त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया था। दूसरा, यहाँ की जो चित्रकारी है, यहाँ की जो चित्रकारी की गई है, इस क्षेत्र में जो चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रकारियों का मुख्य विषय क्या था, यानी अगर हम चित्रकारियों के मुख्य विषय के बारे में बात करें तो जो ये चित्र बनाए गए हैं किस पर्पज से बनाए गए हैं, क्या इन चित्रों में दिखता है हमें, यानी जो ये चित्र बनाए गए हैं इसका मुख्य विषय था आपका जानवरों को हांका देकर भगाना। यानी जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग जब घर पे जानवरों के साथ जंगल ले जाते हैं, स्थानीय भाषा में हम लोग कहते हैं उनको हांका देना, यानी उनको हका देना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, जानवरों को हांका देकर भगाना क्या है, यहाँ के चित्रकारी की मुख्य विशेषता है, या फिर इसी को कहा जा रहा है जानवरों को घेरना। अब हमें चित्र जो मिले हैं इससे हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ पे जानवरों को हांका जा रहा है या फिर उनको घेरा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि या तो उनको हांका देकर भगाया जा रहा है या फिर उनको क्या किया जा रहा है, शिकार करने के लिए घेरा जा रहा है। तो अगर जानवरों को हांका देकर भगाना का अगर हम मुख्य विषय में लें तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय तक यहाँ पे पशुपालन जो है प्रारंभ हो चुका होगा। और अगर जानवरों को घेरने की बात करें तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका जानवरों को मारने का प्रयास किया जा रहा है या फिर उनका शिकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके नाम के बारे में बात करें, जैसे हमने कहा इसका नाम है ग्वारख्या उड्यान, तो थोड़ा नाम अजीब सा होने के पीछे का क्या रीजन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप हम आगे बात करेंगे 1790-91 में या फिर 1813 के लगभग हम देखते हैं, 1803 के लगभग गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं का आधिपत्य हो जाता है। तो जब यहाँ से गोरखा अंग्रेजों के डर से या फिर अंग्रेजों से युद्ध हारने के बाद यहाँ से जा रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो कुछ गोरखा जो थे सैनिक, जो गोरखा सैनिक थे वो आगे चले गए और उन्होंने अपना कुछ सामान वहाँ पे छोड़ के या फिर वहाँ पे अपने दोस्तों के लिए जो पीछे से आ रहे होंगे, बाद में आ रहे होंगे, उनको बताने के लिए क्या किया, कुछ चित्रकारियाँ की दीवार पे, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि हम लोग इस रास्ते से गए हैं। तो इस वजह से इस गुफा का नाम क्या रख दिया है, ग्वारख्या उड्यान रख दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है किमानी गांव या किमनी गांव। किमनी गांव, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो किमनी गांव है ये है कहाँ पे। तो जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि हम चमोली जनपद के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहले तो किस जिले में है, चमोली जिले में है। और ये चमोली जिले के कहाँ अवस्थित है, थराली क्षेत्र में, थराली क्षेत्र में अवस्थित है। जो किमनी गांव है ये आपका चमोली जिले के थराली क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरा, हमने जैसे अभी बात की थी कि हम इसके अलावा ये देखेंगे कि यह किस नदी के तट पे अवस्थित है। तो जो किमनी गांव है ये आपकी पिंडर नदी
के तट पर अवस्थित है। जो किमिनी गांव गुफा है या किमिनी गांव का जो प्रागैतिहासिक स्थल है आपका, यह आपका चमोली जिले के थराली क्षेत्र में और पिंडर नदी के तट पर अवस्थित है। इसके साथ ही यहाँ पे हल्के सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, और जो ये हल्का सफेद रंग है इसका प्रयोग किया गया है कुछ हथियारों पे और पशुओं के चित्र बनाने में। तो जो ये हल्का सफेद रंग है इसका प्रयोग क्या किया गया है, हथियारों पर चित्रकारी करने में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हथियारों पर चित्रकारी करने का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है, तो हथियारों पर चित्रकारी करने का साक्ष्य हमें किमिनी गांव से प्राप्त होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास मलारी गांव। हम जब चमोली जनपद के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में बात कर रहे थे या कर रहे हैं, इसमें हमने दो गुफाओं के बारे में बात कर ली। पहले हमने बात की क्वारखिया उडियार के बारे में, दूसरी हमने बात की किमिनी गांव के बारे में, और तीसरा हम बात करने जा रहे हैं मलारी गांव। जो ये मलारी गांव है, पहला वही किस जनपद में है, चमोली जनपद में है, चमोली में। और चमोली के कहाँ अवस्थित है, माणा गांव। ये जो मलारी गांव है, ये आपका मलारी गांव ने माणा क्षेत्र लिख देते हैं इसको। जो आपका मलारी गांव है ये कहाँ अवस्थित है, आपका चमोली जनपद में अवस्थित है। और चमोली जनपद में भी कहाँ अवस्थित है, तो माणा क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अलावा जो ये मलारी गांव है इसकी खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा की गई है। शिव प्रसाद डबराल द्वारा इसकी खोज की गई है। और जो ये शिव प्रसाद डबराल है, इन्हें आप एक और उपाधि के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं चारण। तो जो शिव प्रसाद डबराल है, इनका नाम कई बार आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, शिव प्रसाद डबराल चारण। तो जो ये चारण है, ये इनको उपाधि दी गई है। तो जो मलारी गांव है इसकी खोज किसने की है, 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण द्वारा इसकी खोज की गई है। इसके अलावा इन्हें यहाँ मंडलाकार 1956 में जब इन्होंने खोज की, तो इन्हें यहाँ मंडलाकार या फिर कहें तो मंडलाकार या फिर महास्म संस्कृति के समाधान मिले। जब 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण द्वारा मलारी गांव की खोज की गई, तो इन्हें यहाँ पे मंडलाकार या फिर महास्म संस्कृति के क्या मिले, समाधान मिले। समाधान यानी जहाँ पे पहले के जमाने में लोगों के जो मर जाते थे उनको दफनाया जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता है, समाधान कहा जाता है। तो इन्हें क्या है, महास्म संस्कृति के समाधान मिले। जो ये महास्म संस्कृति है या फिर जो मंडलाकार संस्कृति के समाधान मिले हैं, ये किस संस्कृति के समान थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो दफनाए जाने की पद्धति थी उसके समान थे। जो महास्म संस्कृति या फिर मंडलाकार संस्कृति है, इसमें वही आदमी जब मर जाता था तो उसको कैसे दफनाया जाता था, इसमें क्या किया जाता था, आदमी के घुटने मोड़ के हाथ यानी मुंह के बल नीचे लेटाया जाता था, यानी बैठाया जाता था। जैसे जानवर होते हैं वैसे घुटने मोड़ के मुंह के बल नीचे लेटा दिया जाता था, और उसके बाद चारों तरफ से पत्थरों से दीवार चिन दी जाती थी। इसके अलावा इसमें जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक सामग्री होती है, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए आदि जो सामग्री होती थी, उसको इसके साथ रख दिया जाता था और उसके बाद फिर ऊपर से बंद किया जाता था। यानी यहाँ पे आदमी को, ये अगर उसके पाँव हैं और ये हाथ हैं, ऐसे उसकी गर्दन ऐसे करके और चारों तरफ से ऐसे इसको, ताकि ये ऐसा रहे, यहाँ पे पत्थर से चिन दिया जाता था। पत्थर से चिनने के बाद यहाँ पे
खाने पीने की वस्तुएं रख दी जाती थी और उसके बाद इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो समाधान है इसकी इसकी विशेषता क्या है कि इसको क्या कहा जाता है, महाश्म संस्कृति कहा जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि ये लोग मानते हैं कि ये आदमी क्या है, पुनर्जन्म लेगा और इसको खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसा किया जाता था। और इसके अलावा जो ये महाश्म संस्कृति के समाधान मिले हैं या फिर जो ये हमें समाधान प्राप्त हुए हैं, जो राहुल साकृत्यायन है, राहुल साकृत्यायन इन्हें क्या मानते हैं, राहुल साकृत्यायन मानते हैं कि ये जो समाधान है ये खस जाति के हैं या फिर ये खसों के हैं। जो ये समाधान है राहुल साकृत्यायन के अनुसार ये किसके हैं, खसों के समाधान हैं। इसके अलावा 1983 और 2001 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है इसके द्वारा भी मनाली गांव में क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है आपका श्रीनगर में अवस्थित है, इसके जो इतिहास विभाग है, इतिहास विभाग के जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, इनके द्वारा क्या है, मनाली गांव का एक बार सर्वेक्षण किया जाता है। तो जो 1883 में इन्होंने सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा, तो इन्हें यहाँ पे एक पशु का कंकाल मिला। अगर हम इसको देखें 1883 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा जो यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया, तो इन्हें यहाँ पे एक पशु का कंकाल मिला, यानी पशु की हड्डियां मिली। अब जब उन हड्डियों के बारे में अध्ययन किया गया, उन हड्डियों का सर्वेक्षण किया गया, तो ये पाया गया या फिर इस पशु की पहचान हिमालयी वृषभ या फिर इसे ही कहते हैं जुगू से की गई, के रूप में की गई या से की गई। यानी जो ये हमें पशु का कंकाल मिला है, यह कंकाल जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है, इसने जब 1883 में यहाँ का सर्वेक्षण किया तो इन्हें एक पशु का कंकाल मिला, जिस पशु की तुलना या फिर जो ये पशु है, इन्होंने कहा कि ये हिमालयी वृषभ या फिर जिसे कहते हैं जुगू कहते हैं, उससे इन्होंने क्या कहा कि ये उस पशु का कंकाल है। इसके अलावा जब वर्ष 2001-2 में जब इन्होंने पुनः यहाँ का सर्वेक्षण किया, तो इन्हें यहाँ से कुछ प्रमाण प्राप्त हुए, जिसमें यहाँ सबसे पहले इन्हें एक पूर्ण मानव कंकाल मिला। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से इन्हें 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुखौटा मिला। जो स्वर्ण मुखौटा है ये कितने किलो का था, 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा मिला। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ, ये आप मनाली गांव से प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ, वर्ष 2001 में प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ, हेमंती नंदन बहुगुणा या फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोटे लिख देता हूं, कुछ लोटे एवं तस्तरियां मिली। वैसे तो हमें बर्तन जो है बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुए होंगे, लेकिन ये कुछ जो बर्तन प्राप्त हुए हमें, इनकी क्या विशेषता थी, इन पे मोनाल की चित्रकारी की गई थी। मोनाल के चित्र
बने थे। हमें जब यहाँ पे कुछ बर्तन प्राप्त हुए तो इन बर्तनों की क्या विशेषता थी, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था कि हमारा राज्य पक्षी जो है मोनाल है, तो जो राज्य पक्षी मोनाल है, मोनाल की उसमें क्या की गई थी, उन तस्तरियों पे या फिर उन लोटों पे क्या की गई थी, चित्रकारी की गई थी। आपके फिलहाल चमोली जनपद में इतने ही प्रागैतिहासिक काल इंपॉर्टेंट मिले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के। ये हमने बात की, अल्मोड़ा के बारे में बात कर ली, चमोली के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रागैतिहासिक स्थल, जिसमें सबसे पहला स्थल है पुरोला या फिर नौगांव। पुरोला या फिर नौगांव, सॉरी। तो उत्तरकाशी जनपद के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला स्थल है पुरोला अथवा नौगांव। जो ये स्थल है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। जो पुरोला है या फिर नौगांव है, ये क्या है, आपका यमुना नदी के तट पे अवस्थित है। इसके अलावा इसकी खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। यशोधर मठपाल द्वारा इसकी खोज की गई। और ये जो स्थल है, इसकी ये इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहां से शंख लिपि के प्रमाण मिले। शंख लिपि के प्रमाण मिले। जो पुरोला अथवा नौगांव स्थल है, यहां से क्या हुआ, आपका शंख लिपि के प्रमाण मिले। और जो ये लिपि है इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए इसकी जो तुलना है ये क्या की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता से की जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी एक चित्रित लिपि थी। वहां पे चित्रों के रूप में बताया जाता था हर चीज को, और यहाँ भी हर चीज के लिए कुछ वर्ड्स की जगह शंख का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड का सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसको भी हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्थल है वह है हुडली। जो दूसरा स्थल है जो उत्तरकाशी से हमें प्राप्त होता है, यह है हुडली। जो हुडली है ये कमल नदी घाटी में अवस्थित है। जो हुडली स्थल है ये क्या है, आपका कमल नदी घाटी में अवस्थित है। इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे नीले रंग का शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। जो हुडली स्थल है आपका कमल नदी घाटी में, इसकी क्या विशेषता है कि ये क्या है, इसमें क्या है, नीले रंग से बने हुए शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और स्थानीय भाषा में इसे सुंदरी गुफा कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, बीच में किसी वजह से वीडियो बंद हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे उत्तरकाशी जनपद के प्रागैतिहासिक स्थल। उत्तरकाशी के प्रागैतिहासिक स्थलों में हमने नौगांव या फिर पुरोला की बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे हुडली के बारे में। तो हुडली के बारे में हमने जाना था कि यह क्या है, कमल नदी के तट पे अवस्थित है। दूसरा, यहाँ पे नीले रंग के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तीसरा हम बात कर रहे थे, इसको स्थानीय भाषा में सुंदरी गुफा कहा जाता है, या फिर स्थानीय लोग जो है
इसको सुंदरी गुफा के नाम से जानते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो उत्तराखंड में सबसे सुंदर चित्र हैं, जो उत्तराखंड में सबसे सुंदर चित्र हैं, ये हमें प्राप्त हुए ग्वारखिया उद्यान से। सबसे सुंदर चित्र हमें ग्वारखिया उद्यान से प्राप्त हुए हैं, जबकि सुंदरी गुफा नाम से किसको जाना जाता है? हुडली को जाना जाता है। इसके अलावा उत्तरकाशी के हमने नौगांव, पुरोला या फिर हुडली के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ ताम्र पाषाणकालीन या फिर ताम्र आकृतियां जो हमें प्राप्त हुई हैं। ये हुई है पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। अब इन्हें हम प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें तांबे की जो है मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो ये हैं ये क्या है? आपके ताम्र पाषाणकालीन रहे होंगे। इसके अलावा हम एक चीज देख लेते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? स्टार करके लिखना। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है हेनवुड को। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को कहा जाता है। इन्होंने 1856 में क्या किया था? उत्तराखंड में 1856 में देवीधुरा में पाषाणकालीन स्थल या फिर पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। तो इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने उत्तराखंड के देवीधुरा में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जो ये देवीधुरा है वर्तमान में क्यों प्रसिद्ध है? अगर हम ये देखें तो जो देवीधुरा है ये वर्तमान में क्यों प्रसिद्ध है? वर्तमान में इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पाषाण मेला लगता है। वर्तमान में जो देवीधुरा है यहाँ पे क्या है? आपका पाषाण मेला लगता है। और ये पाषाण मेला कब लगता है आपका? तो ये लगता है रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन आपके देवीधुरा में पाषाण मेला लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में पुरातत्व का जनक, तो भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और उत्तराखंड में हेनवुड को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यह था आपका प्रागैतिहासिक काल। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड में महास्म संस्कृति के बारे में, उत्तराखंड में महास्म संस्कृति, तो महास्म संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास महास्म संस्कृति के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो है आपके कप मार्क्स क्या होते हैं? आपने घरों में जो लोग गांव में हैं या फिर गांव गए होंगे कभी, तो आपने एक चीज देखी होगी या नाम सुना होगा जिसे कहते हैं ओखली। इस ओखली को ही क्या कहा जाता है? कप मार्क्स कहा जाता है। ओखली क्या होती है? ये ऐसे यू शेप में पत्थरों पे एक आकृति बनी होती है, जिसमें क्या करते हैं हम अपना धान या फिर अन्य किसी भी खाद्य सामग्री को या फिर अन्य किसी चीज को क्या करते हैं? पीसने का काम करते हैं। जैसे आपने अक्सर गांव में देखा होगा, ओखली में क्या किया जाता है? धान को कूटा जाता है।
तो सर्वप्रथम 1877 में 1877 में जो है कप मार्क्स की या फिर ओखली की खोज की गई थी और ये की थी रिवेट कार्नाक ने। रिवेट कार्नाक ने, जो रिवेट कार्नाक है इन्होंने सर्वप्रथम 1877 में जो ओखली है, ओखली की खोज की थी और ये की थी आपके द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में। ये जो ओखलियां खोजी थी ये कहाँ खोजी थी? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में। जो रिवेट कार्नाक है 1877 में सर्वप्रथम क्या करते हैं? कप मार्क्स की खोज करते हैं और बताते हैं कि ये क्या है? महास्म संस्कृति के हैं और ये कहाँ खोजे गए? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता थी? ये यहां से 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हमें और ये जो 200 कप मार्क्स थे इनकी क्या विशेषता थी? इनकी विशेषता थी ये 200 कप मार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में पाए गए। जो ये कप मार्क्स थे आपके ये क्या थे? 12 समांतर पंक्तियों में पाए गए। अगर हम इसको देखें कैसे, ऐसे इस प्रकार से हमारे पास 12 समांतर पंक्तियां बनी हुई थी। ऐसे करके 12 समांतर पंक्तियां बनी थी और जिनमें ऐसे ओखलियां बनी हुई थी और इन ओखलियों की संख्या कितनी थी? 200 इनकी संख्या थी और कितने लाइन में बनी हुए थे? 12 समांतर पंक्तियों में क्या है? ये कप मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा आपके पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला गांव में यशोधर मठपाल को आपको मिले। यशोधर मठपाल को पश्चिमी रामगंगा घाटी में आपके कप मार्क्स मिले। देवीधुरा में आपको MP जोशी को कप मार्क्स मिले। ऐसे करके हमें कुछ कप मार्क्स उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में हम देखेंगे नहीं, बस हमें इतना याद रखना है रिवेट कार्नाक ने सर्वप्रथम कप मार्क्स की खोज की और ये कहाँ की? आपके चंद्रेश्वर मंदिर में की, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में की। और इसके अलावा इनकी क्या विशेषता थी? यहाँ से 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए और जो 200 कप मार्क्स थे ये क्या थे? आपके 12 समांतर पंक्तियों में बने हुए थे। इसके बाद आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां, जिसमें हम कोल, किरात, खस इनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना और अपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।